वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सेशन में मेथड ऑफ एनालिसिस। मतलब हम कॉम्प्लेक्सेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करना होता है तो बेसिकली हम दो पैरामीटर्स जो है वो एस्टिमेट करते हैं। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो और जो लाइगेंड टू मेटल या फिर डोनर टू एक्सेप्टर के बीच में होता है। तो जैसा हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है वो जब कोई लाइगेंड मेटल के साथ कंबाइन करता है उससे फॉर्म होता है, या तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर एक जो है वो डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, उसके थ्रू फॉर्म होता है। सेकंड जो है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अलग अलग मेथड जो एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें पहला है जॉब्स मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन, सेकंड है पीएच टाइट्रेशन मेथड, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्थ है सॉलिबिलिटी मेथड एंड फिफ्थ है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेशन। इसके अलावा और भी मिसलेनियस मेथड्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जॉब्स मेथड ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन। जॉब ने जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उसको स्टडी करने के लिए कुछ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, जिसमें सबसे पहला है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, सेकंड है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज करिए हमने दो स्पीसीज लिया, दो और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एज अ प्रॉपर्टी लिया। इन दोनों स्पीसीज के डाई और इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में काफ़ी ग्रेट वेरिएशन है जो कि विजिबल है। तो जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर करते हैं तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो या मैक्सिमम होगी या तो मिनिमम होगी। लेकिन अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्चुअली में जो मिक्सचर के अंदर सेपरेट स्पीसीज प्रेजेंट होंगे उनकी वैल्यू का एक वेटेड मीन होगा। ठीक है, तो इन दोनों केस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है तो एक लीनियर लाइन हमें मिलेगी। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो मोल फ्रैक्शन बी का है उसके अगेंस्ट अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो। लेकिन अगर दोनों हमने स्पीसीज लिए हैं, उनका इक्वल कंसंट्रेशन है और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो उनका हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो है वो ऐसे पॉइंट पे होगा जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो लाइन है, ये जो लाइन है जहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यानी कि जैसे ये इंक्रीज हो रहा है उसके बाद फिर हल्का सा ब्रेक है और फिर ये जो लाइन है वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है दोनों के बीच में वो 1:1 रेशियो पे हुआ है। और ये जो पॉइंट है आपको 0.5 मोल फ्रैक्शन पे मिला है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, उसको हम कैलकुलेशन जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर्टी को कंसिडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉम्प्लेक्सेशन जो हुआ उसके लिए इक्वेशन लिखा, मेटल प्लस लिगैंड जो है ये दोनों कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो आपको रेशियो हो जाएगा MAN/M × A⁴ यहाँ पे MAN जो है वो कंसंट्रेशन है कॉम्प्लेक्स का, M जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है मेटल आयन जो कि अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और A जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है लिगैंड का जो अनकॉम्प्लेक्स्ड है, और यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो लिगैंड कंबाइन हुए हैं एक मोल मेटल आयन के साथ वो कंसिडर करता है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा K × M/A⁴ अब दोनों साइड अगर हम लॉग ले लें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं log MAN = log K + log M + N log A। ठीक है, तो अगर इस log MAN को प्लॉट करेंगे हम log A के अगेंस्ट तो जो स्लोप होगा वो बेसिकली जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो दिखाएगा या फिर नंबर ऑफ लिगैंड मॉलिक्यूल जो कि मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है। और जो इंटरसेप्ट है वर्टिकल एक्सिस पे वो बेसिकली स्टेबिलिटी कांस्टेंट के देता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए यूज़ हुआ है उसकी क्वांटिटी नोन होती है। तो ये था जॉब मेथड ऑफ कंटिन्यूस। और जो वर्टिकल एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट के देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें हमें मेटल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि नोन होता है। सेकेंड मेथड है पीएच टाइट्रेशन मेथड। ये एक रिलायबल मेथड है
और ये तब यूज़ किया जाता है जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे जो है वो पीएच रिड्यूस यानी कि पीएच में चेंज देखने को मिलता है। तो इस मेथड के थ्रू हम कॉम्प्लेक्स का एनालिसिस करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें तो आपका किलेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन बाय ग्लाइसिन मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हो गया किलेशन ऑफ कैल्शियम आयन्स बाय ईडीटीए। तो हम क्यूप्रिक आयन के एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। तो ये जो क्यूप्रिक आयन है इसका किलेशन ग्लाइसिन मॉलिक्यूल से होता है, तो उसको हम रिएक्शन में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर प्लस ग्लाइसिन मॉलिक्यूल दोनों ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, मतलब दोनों का किलेशन की वजह से एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। और साथ ही यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन यानी कि कह सकते हैं कि दो प्रोटॉन जो है वो फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस रिएक्शन के टाइम जो है वो पीएच डिक्रीज होगा। तो इसका जो है अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, इस केस में जब टाइट्रेशन कर्व बनाया जाएगा, और टाइट्रेशन कर्व कैसे मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस को ग्लाइसिन के सॉल्यूशन में ऐड करके और एक दूसरे सॉल्यूशन में ऐड करके जिसमें ग्लाइसिन और कॉपर सॉल्ट होगा, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें पीएच के अगेंस्ट जितना बेस ऐड हुआ है उसके अगेंस्ट हम प्लॉटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये इस ग्राफ में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ग्लाइसिन और मेटल का जो कर्व है वो ग्लाइसिन जो अकेले है उससे नीचे है, और यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है पीएच का वो ये शो कर रहा है कि कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइमिंग में हो रही है, ठीक है। और ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, मतलब इस कर्व और इस कर्व के बीच में ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो ये दिखाता है कि कितने अमाउंट ऑफ एल्कली जो है यूज़ हुआ है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ एल्कली यूज़ हुआ है वो इक्वल होता है कि कितना लाइगेंड जो है वो बाइंड अप हुआ है, मतलब दोनों जो अल्कली ऐड हुआ है और जो लाइगेंड है उन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है उस पीएच पे। तो इस रिजल्ट को हम अगर क्वांटिटेटिवली ट्रीट करेंगे तो इससे हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए मिल जाता है। तो दो सक्सेसिव और स्टेप वाइज इक्विलिब्रिया जो कॉपर आयन और मेटल एम और ग्लाइसिन के बीच या और लाइगेंड ए के बीच में हुआ है उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं m प्लस ए इज इक्वल टू एम ए, और इसके लिए जो कांस्टेंट होगा उसको हम लिखेंगे एम ए डिवाइडेड बाई m इंटू ए, जहाँ पे एम ए जो है वो कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन हो गया और m जो हो गया वो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अनकॉम्प्लेक्स्ड, और ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड अनकॉम्प्लेक्स्ड। उसके बाद सेकेंड जो हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स प्लस फिर उससे लिगेंड बाइंड करेगा, तो m(a)2 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m(a)2 डिवाइडेड बाई एम ए इंटू ए से हमें जो है वो K2 मिल जाएगा। अगर उस m इज इक्वल टू Ma2 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो बीटा हमारा हो जाएगा यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा 1/a², और दोनों साइड लॉग लेने पे Pa जो है वो हाफ लॉग बीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे K1 और K2 और बीटा जो है फिर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें n की यानी कि स्टियोकेमेट्रिक रेशियो और Pa जो है अगर पता हो तो। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये मेथड जो है वो बेस्ड होता है कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में कैसे सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम यूज़ करके जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आयोडीन जो है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स करता है, ये इसमें हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयोडीन को ऐड करेंगे एक इमिसिबल सिस्टम जिसमें कि कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लिख सकते हैं K इज इक्वल टू IO बाई IW, जहाँ पे IO जो है वो आयोडीन का कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक फेज में, और IW जो है वो कंसंट्रेशन आयोडीन का है एक्वस फेज यानी कि वाटर में। फिर आयोडीन को हम ऐड करेंगे दूसरे इमिसिबल सिस्टम में जिसमें कि कार्बन डाइसल्फाइड और एक्वस सॉल्यूशन होगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली बना होगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ और वाटर के साथ, जिससे कि आयोडीन जो है वो इन दो फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड का जो कॉम्प्लेक्सेशन होगा उस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं I2 प्लस KI इज इक्वल टू KI3। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, KI3 डिवाइडेड बाई I2
के आई, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया, और ये जो आयोडीन और के आई पोटेशियम आयोडाइड का वो कंसनट्रेशन हो गया जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हेल्प से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैफीन, पॉलीविलाइन पायरोलिडोन और पॉलीइथिलाइन ग्लाइकोल, और बहुत सारे एसिडिक ड्रग्स जैसे कि बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के लिए। फोर्थ है सॉल्युबिलिटी मेथड। सॉल्युबिलिटी मेथड जो है इसमें ऐसा कंसिडरेशन है कि अगर किसी मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जो जो भी कंपोनेंट है उसके अंदर उसमें से किसी एक कंपोनेंट की जो सॉल्युबिलिटी है या तो वो इन्हांस हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी, या फिर इनहिबिट हो जाएगी, और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में चेंज होगा उसी को क्राइटेरिया कंसिडर कर लिया जाता है कॉम्प्लेक्सेशन बिहेवियर के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस क्वांटिटी लेते हैं ड्रग का, फिर उसको एक कंटेनर में प्लेस करते हैं, और फिर उसमें सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के अलग अलग कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, और फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर बाद में उस बॉटल को एजिटेट करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम यानी कि प्रॉपर मिक्सिंग ना हो जाए। उसके बाद जो एलिकेट पोर्शन है सुपरनेटेड लिक्विड का उसको रिमूव करते हैं, एनालाइज करते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ पैरा एमिनोबेंजोइक एसिड का कैफीन के साथ। इसको कैसे करते हैं, तो जो डिफरेंट कंसंट्रेशन कैफीन का ले लेते हैं अलग अलग फ्लास्क में, फिर उसमें एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रग लेते हैं हर एक फ्लास्क में, ठीक है, फिर उसको एजिटेट करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाता है, ठीक, और फिर उसके बाद सैंपल को फिल्टर करते हैं, और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको कलेक्ट करके फिर उसको एनालाइज करते हैं। उसको हम प्लॉट करते हैं। प्लॉटिंग में क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम ले लेंगे जो कैफीन है उसका मोलर कंसंट्रेशन, और जो पाबा है उसका हम वर्टिकल एक्सिस पे ले लेते हैं। उसके बाद ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है कि पहले राइज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो पॉइंट ए है बेसिकली ये वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो ये जो है वो ड्रग की वाटर में क्या सॉल्युबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे 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 कैफीन हम ऐड करते हैं वैसे वैसे जो पाबा की सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फिर यहाँ पॉइंट बी पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होते रहता है, और फिर प्रेसिपिटेट होता है एज अ सैचुरेटेड सिस्टम, जहाँ पे और भी कैफीन ऐड किया जाता है। तो फिर जब कैफीन ऐड होने के बाद पॉइंट सी पे क्या होता है, जितने भी एक्सेस सॉलिड पाबा होते हैं वो सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर हम फिर उसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को ऐड करते रहेंगे तो फिर और हायर सेकेंडरी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फॉर्म होते हैं। अब जो है इस इंटरेक्शन से हम स्टियोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन और पाबा का जो कि कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग इस टाइम पे, यानी कि बीसी टाइप रीजन में, ठीक। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, कितना कैफीन जो एंटर हुआ है कॉम्प्लेक्स में उसको डिवाइड कर देंगे जितना पाबा एंटर हुआ है कॉम्प्लेक्स में। तो इस प्लेटियो फेज में जो कैफीन एंटर हुआ है वो दिया जा सकता है कि सी में जितना कैफीन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको माइनस करेंगे कितना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बी पे है कैफीन का, और पाबा का भी सेम हो जाएगा कि कितना टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है माइनस कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारा बी पॉइंट पे है। तो स्टिकोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, कैफीन इन कॉम्प्लेक्स बाई पाबा इन कॉम्प्लेक्स। अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब कि कैफीन का कंसंट्रेशन और पापा का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1, और इसको हम फिर लिख सकते हैं कि कैफीन प्लस पापा इज इक्वल टू कैफीन इंटू पापा, यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगी हमारा, कैफीन और पापा का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो डिवाइडेड बाई जितना कैफीन और जितना पापा कॉम्प्लेक्स में नहीं इन्वॉल्व हुआ है उसका कंसंट्रेशन हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे देगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेशन। इसमें क्या है कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है स्पेक्ट्रम का, उसमें एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कॉमनली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर और चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या किया जाता है कि आयोडीन को जब हम ट्रीट करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड से, जो कि एक नॉन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, तो एक सिंगल पीक जो है वो 520 पे मिलती है,
ठीक है। तो 520 पे हमें एक सिंगल पीक मिली हुई है। लेकिन जब इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, जैसे बेंजीन से ट्रीट किया गया, तो इसका सिर्फ जो है वो 475 पे आ जाता है, और दूसरा जो है आपको 300 के अराउंड आता है, मतलब शिफ्ट हो जाता है। अगर डाई इथाइल से ट्रीट करते हैं तो ये लोअर वेवलेंथ की तरफ आता है और एक न्यू मैक्सिमा जो है वो अचीव करता है। ठीक है, तो ये आपकी प्लॉटिंग है जिसमें कि हमने वर्टिकल हॉरिजेंटल पे वेवलेंथ लिया है और यहाँ पे एक्सटेंशन कोफिशिएंट दिया है। तो हमने देखा कि अलग अलग से ट्रीटमेंट से वेवलेंथ में जो है वो चेंजेस होते हैं और वो लोअर की तरह एक से ज़्यादा पीक्स जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन और ईथर के केस में आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो डोनर हैं। तो या इस केस में जो एक कॉम्प्लेक्सेशन कांस्टेंट के जो है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो डोनर और एक्सेप्टर के बीच का जो एसोसिएशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डोनर प्लस एक्सेप्टर इज इक्वल टू DA। ठीक है, तो यहाँ पे K जो है वो K1/K-1 हो जाएगा, जहाँ पे K जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्सेशन यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट, K1 और K2 जो है वो इंटरैक्शन रेट है, रेट कांस्टेंट है। तो जब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, तो जो एड्सॉर्बेंस ए होता है चार्ज ट्रांसफर बैंड का, उसको हम मेज़र करते हैं एक डेफिनेट वेवलेंथ पे, और के उससे हमें जो है वो के मिल जाता है अकॉर्डिंग टू बेंसाई हिल्डरब्रांड इक्वेशन। ठीक है, तो वो हो जाता है AO/A इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन प्लस 1/K इंटू 1/DO, जहाँ पे AO और DO जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है एक्सेप्टर और डोनर स्पीसीज का मोल्स पर लीटर में, एप्सिलॉन जो है वो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे, के जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो जब प्लॉट किया जाएगा AO/A वर्सेस 1/DO, तो जो रिजल्ट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा एक स्लोप के साथ 1/KE और एक इंटरसेप्ट 1/एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये था अबाउट आपका डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस कि कैसे हम कॉम्प्लेक्सेस को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।